आपको पढ़ाया था पहले पतंग। पतंग चल रहा था लेसन, तो पतंग लेसन में ये 1, 2 और 3 हो गए थे। तो थर्ड को हम फिर से आपको रिपीट करते हैं। देखिए, पतंग जो लिखा हुआ है, लेसन लिखा है आलोक धनवाने। आलोक धनवाने लिखा है, तो आप लोगों ने आलोक धनवा का जीवन परिचय और ये पतंग का आपने लिख लिया होगा अपनी बुक कॉपी में। तो देखिएगा, अब इसके बाद में आता है, लिखा है छतों के खतरनाक किनारों तक। छतों के खतरनाक किनारों तक, ये उसको हम एक बार थर्ड वाले को फिर से रिवीजन करा रहे हैं आपको। देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो मतलब पतंगों के साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों मीन्स क्या होता है? रंध्रों मीन्स होता है छेद। छेद जो होते हैं उनको कहते हैं रंध्रों। तो और उड़ती ऊंचाइयाँ लिखा है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। महज एक धागा मतलब केवल एक धागे के सहारे। तो महज मीन्स होता है केवल। महज मीन्स होता है केवल एक धागे के सहारे उनको बांध लेती हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों मीन्स होता है छेद। तो इसमें प्रसंग जो लिखा जाता है, प्रसंग में होता है कि कवि ने शरद का आगमन हो गया है। कवि कहता है कि शरद का आगमन हो गया है। तो शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ में बच्चों के हृदय में उठती उमंगों और उनकी जो निडरता है, और उनके मन में उमंगों की जो उनकी निडरता है उसका वर्णन किया गया है। मतलब लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में जो पंक्तियां हैं, आलोक धनवाकृत जो पंक्तियां हैं, उन्होंने कवि कहता है कि शरद आगमन के साथ साथ बच्चों के हृदय में उठती हुई उमंगों और उनकी निडरता का वर्णन किया गया है। मतलब उनके हृदय में इतनी उमंगें उठ जाती हैं, शरद ऋतु का आगमन होता है और उनके हृदय में उमंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं। किसकी? कि पतंग उड़ाने के लिए, और उनकी उसमें निडरता का वर्णन किया गया है कि पतंगे बच्चे जो होते हैं किस प्रकार से निडर होकर के पतंगों को उड़ाते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कि पतंग छतों के खतरनाक किनारों तक। कवि कहता है कि शरद के आगमन के साथ साथ बच्चे पतंग उड़ाने लग जाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। और पतंगबाजी में वो इतने मशगूल हो जाते हैं, पतंगबाजी में वे इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता है। छतों के खतरनाक किनारों का भी उनको ध्यान नहीं रहता है कि छत के खतरनाक किनारे हैं। कहीं देखिएगा उसमें बाउंड्री नहीं बनी होती है, खाली किनारे बने होते हैं उसमें, है ना। खाली किनारे बने होते हैं। तो पतंग उड़ाते हुए पैर स्लिप हो जाता है तो बच्चे जो है नीचे गिर जाते हैं। तो कवि कहता है कि शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ बच्चे जो हैं पतंग उड़ाने लग जाते हैं और पतंगबाजी में वे इतने मशगूल मतलब इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का ध्यान भी नहीं रहता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। ऐसे में पतंग की जो ऊंचाई होती है, देखिए, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे बांध देती हैं। तो लिखा है, देखिएगा, कि उस समय उन्हें गिरने से बचाता है उस समय उन्हें खतरनाक किनारों का मतलब ध्यान भी नहीं रहता है। और ऐसे में पतंग की ऊंचाइयां और उनकी जो डोर होती है, पतंग की जितनी ऊपर ऊंचे मतलब पतंग की उड़ती हुई ऊंचाइयां और उनकी जो डोर होती है, उन्हें मतलब जो धागा होता है, धागा मतलब डोर कहते हैं ना उसको,
धागा जो बांधा जाता है, पतंग में जो धागा बांध दिया जाता है उसी के सहारे वो उड़ती है। तो कहते हैं पतंग की ऊंचाइयाँ और उनकी जो डोर होती है वही उनका एकमात्र सहारा होती है, क्योंकि पतंग उड़ाते समय उनका रोमांच ही, पतंग को उड़ाते समय उनका जो रोमांच होता है, उनका जो रोम रोम जो होता है प्रसन्न होता है, वही उन्हें क्या करता है, आगे आने वाले खतरों से बचाता है। संभावित जो मतलब आगे आने वाले जो खतरे हैं उन्हीं से उनको बचाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि कहना चाहता है कि बाल मन जो है पतंगों के साथ साथ, जैसे जैसे पतंग जो है उड़ान भरती है, जैसे जैसे पतंग उड़ान भरती है, ठीक उसी प्रकार से मतलब बच्चों का मन भी नई नई उमंगों से, नई नई उमंगों में की तरह उसमें उनके मन में भी उड़ान भर देता है। अपने रंध्रों के सहारे और उनके मन में, मतलब जब पतंग उड़ती है तो उनके बच्चे के मन में पतंग के साथ साथ मतलब आनंद की जो उड़ान भरते हैं, उनके मन में बुलंदियों को छूने की उमंगें उठती हैं। मतलब मेरी पतंग, जैसे लोग कहते हैं ना मेरी पतंग सबसे ऊंची चली जाए, वो कहता है मेरी पतंग चली जाए, वो कहता है मेरी पतंग चली जाए। तो बुलंदियों मतलब ऊंचाइयों को, तो उनके मन में भी बुलंदियों को छूने की, ऊंचाइयों को छूने की उमंगें उठती हैं। बच्चों के मन में निरंतर नई नई कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। पतंगों के साथ साथ लिखा है वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, रंध्रों के सहारे, अपने छिद्रों के सहारे वो भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखिएगा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहना चाहता है कि उनका मन भी पतंग के साथ साथ, जिस प्रकार से पतंग उड़ान भरती है ठीक उसी प्रकार से उनके मन में भी उमंगें उठती हैं और उनके मन में बुलंदियों को छूने की उमंग जो है बढ़ती है। बुलंदियों मतलब ऊंचाइयों को छूने की उमंग बढ़ती है। बच्चों के उर्वर मन में निरंतर नई कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उर्वर क्या होता है? उर्वर मतलब जो उपजाऊ, जैसे उर्वर और ऊसर बोलते हैं, एक दूसरे का विलोम शब्द होता है। ऊसर क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। और उर्वर क्या होता है? जहाँ पर खेती बाड़ी होती है। खेती बाड़ी से यहाँ पर क्या मतलब है कि बच्चों के उर्वर मन में, जहाँ उर्वर मतलब जहाँ कुछ चीज़ उपजती है, मतलब नई नई कल्पनाएं उनके मन में उठती हैं। समझा क्या? बच्चों के मन में नई नई कल्पनाएं उठती हैं, उसे कहते हैं उर्वर। तो बच्चों के उर्वर मन में निरंतर नित्य नई नई कल्पनाएं उठती रहती हैं। तो इसमें जो काव्यगत सौंदर्य आता है उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? भाषा बिल्कुल सिंपल भाषा है। देखिए, सहज मतलब सिंपल में सरल भाषा है। इनकी भाषा जो है सहज, सरल और प्रभावशाली भाषा है। और भावों की अभिव्यक्ति जो है, जो उन्होंने बच्चों के प्रति जो भावों की अभिव्यक्ति की है, बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम शब्द और तत्सम, तद्भव और उसके साथ में मतलब देशज और विदेशी शब्दों का वर्णन किया है। और इनकी रचना जो है छंद मुक्त रचना है। और इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे मतलब नवीन उपमान कौन से? जैसे पतंग उड़ती है उसी प्रकार से बच्चे के मन में भी बुलंदियों को छूने की उमंगें बढ़ा करती है। तो मतलब इन्होंने उपमा कैसे दी है? नवीन उपमानों का प्रयोग कर दिया है। नए उपमेय होता है ना, उपमेय उपमान, तो नए नए उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है। प्रयोग जो है बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। मतलब नए नए उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है जो कि बहुत ही आकर्षक है। तो सबसे पहले लिखेंगे भाषा सरल, भाषा जो है इनकी सरल, सहज और व्यवहारिक है। दूसरा क्या है कि भावों की अभिव्यक्ति, जो उन्होंने भाव वर्णन किए हैं, मतलब भावों की अभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है, सुंदर है। पढ़ लीजिएगा, ये छंद मुक्त रचना है। इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का मतलब प्रयोग किया है। और कहते हैं कि मतलब नवीन उपमानों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये हो गया विशेष भी कहते हैं इसको, काव्यगत सौंदर्य भी कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा, लिखते हैं अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो
और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, उनके बेचैन पैरों के पास। तो कहते हैं कि मतलब इसमें बताया गया कि आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन्होंने मतलब कवि ने आशावादी दृष्टिकोण पर अपनाने पर बल दिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु का आगमन हो, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के जब समाप्त हो जाती है तो शरद ऋतु का आगमन होता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार से अंधेरे के पश्चात उजाला भी आता है, अंधेरे के पश्चात उजाला भी आया करता है। ठीक है, तो ये हो गया मतलब प्रसंग। उन्होंने आशावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु वो वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के जाने के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। ठीक उसी प्रकार से अंधेरे के बाद में उजाला, अंधेरे के बाद में मतलब अंधेरे के बाद उजाले का भी आगमन होता है, अंधेरे के बाद में उजाला भी आता है। तो क्या लिखा है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। कहते हैं शरद ऋतु का जब प्रारंभ होता है, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं छतों पर चढ़ जाया करते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, जाकर के वहाँ पर पतंग उड़ाते हैं। छतों पर चढ़ जाते हैं और वे वहाँ जाकर के पतंग उड़ाते हैं और पतंगबाजी में और क्या लिखता है, कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। मतलब शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु के आगमन के समय, आगमन के वक्त क्या करते हैं, बच्चे छतों पर जाकर के चढ़ जाते हैं और वे पतंग उड़ाते हैं। और पतंगबाजी में वे इतने मगन हो जाते हैं, इतने व्यस्त मतलब इतने मगन हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें छतों के जो खतरनाक किनारे हैं कि यहाँ से हम गिर जाएंगे, खतरनाक किनारों का भी उन्हें कोई भी ध्यान नहीं रहता है और बच जाते हैं। तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और यदि वे बच्चे कभी छतों के किनारों से नीचे गिर गए, नीचे गिर पड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं और उन्हें मतलब कोई चोट वोट नहीं लगती या बच जाते हैं, तो क्या होता है, और भी निडर होकर तो वे और भी अधिक निडरता से पतंगबाजी करने लग जाते हैं, और भी अधिक निडरता से पतंगबाजी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है इनके बेचैन पैरों के बाद। तो ऐसी स्थिति में पहले से ही अधिक पतंगबाजी में ये बहुत रम जाते हैं। मतलब यदि वो गिर गए और वो बच गए तो क्या होता है, और भी निडर हो जाते हैं। अब उन्हें मतलब कोई डर ही नहीं रहता है और वे और भी निडरता के साथ पतंग उड़ाते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वे पतंगबाजी में इतने अधिक रम जाते हैं कि शरद ऋतु की सुनहरी धूप में सूरज के सामने आते हैं। मतलब शरद ऋतु की जब सुनहरी धूप निकलती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, सुनहरी धूप में अपनी कल्पनाओं की वे उड़ान भरने लग जाते हैं। सूर्य उदय होता है तो ये सुनहरी धूप में अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं, मतलब पतंगबाजी को उड़ाने के लग जाते हैं कि हमारी पतंग जो है सबसे ऊंची बुलंदियों को छुएगी। तो इस प्रकार से वे अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। वह कल्पना मतलब विचार उनका होता है कि मेरी पतंग सबसे ऊपर चली जाए। तो कहते हैं आप पतंगबाजी में वे अपनी कल्पनाओं की उड़ान को भरते हैं। बच्चे घने अंधकार के पश्चात, बच्चे मतलब जैसे होता है प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। तो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं घने अंधकार के पश्चात में उजाले के आने का संदेश भी देते हैं। मतलब जैसे एक होता है प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देता है, एक होता है परोक्ष रूप से। परोक्ष मतलब जैसे होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। तो अपरोक्ष रूप से कहते हैं, मतलब परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष सामने नहीं दिखाई देता है, लेकिन कहते हैं परोक्ष रूप से बच्चे जो हैं अंधेरे के पश्चात में उजाला आने का संदेश देते हैं। क्यों? इस प्रकार से वो नीचे गिर गए पतंगबाजी में, कहते हैं वो इतने रम जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है, उन्हें अपनी मस्ती में उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है। और ये वो कभी नीचे भी गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद यदि वो बच गए, कभी कहता है यदि वो बच जाते हैं तो वे और भी अधिक निडर हो जाते हैं। और निडरता में वे अपनी कल्पनाओं की उड़ान को और भी भरते। पतंगबाजी मतलब पतंगबाजी में चाहते हैं कि हमारी पतंग बुलंदियों को और भी अधिक छुए और शरद ऋतु की सुनहरी धूप में वे अपनी कल्पनाओं की उड़ान को भरते हैं। तो कहते हैं परोक्ष रूप से बच्चे जो होते हैं, परोक्ष रूप से जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, अंधेरे में भी उजाले के आने का वो संदेश देते हैं। अंधेरे में भी उजाले के आने का वो संदेश देते हैं।
तो इसमें आता है विशेष। विशेष मतलब होता है काव्यगत सौंदर्य। तो पहले तो वही लिखेंगे कि भाषा हमारी सरल, सहज और व्यवहारिक है। देखिए, अगर वे, ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है कि आप कोई भी इसको पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकता है और समझ भी सकता है। तो पहले लिखेंगे भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। और लिखिए कि बच्चों की जो निडरता है, बच्चे जो निडर हो जाते हैं गिरने के बाद में, तो बच्चों की निडरता का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों की निडरता का सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों के द्वारा परोक्ष रूप से अंधेरे में उजाले का, अंधेरे के बाद में उजाले के आने का संकेत भी दिया गया है। और तत्सम, तद्भव और देशज, तत्सम और तद्भव और देशज शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और लिखा है तुम तो, देखिए लिखा है तब नहीं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो ता और ता दो बार आया है ना, तब तो ता और ता दो बार आया है। तो यहाँ पर आता है तब तो में आता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आता है। और बच्चों के यहाँ पर दुस्साहस का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 1 क्या लिखेंगे, भाषा सहज, सरल और व्यवहारिक है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का वर्णन किया गया है। और बच्चों के द्वारा परोक्ष रूप से अंधेरे के बाद उजाले के आने का संकेत दिया गया है। बच्चों के दुस्साहस का सुंदर चित्रण है। और तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का सुंदर है। और मतलब कहते हैं तब तो में आता है अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से आप इनका लिख देंगे भावों की, मतलब काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य या जो विशेष, इस पद का जो विशेष होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 4 जो थे आलोक धनवा के पतंग, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो एक्चुअली मैंने 2 और 3 और 4 भी पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैंने बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा आपको इसका हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इनके आते हैं क्वेश्चन आंसर। अब देखिए इनके आते हैं क्वेश्चन आंसर, क्या आते हैं, लिखा है सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन करिए। मतलब शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो कहते हैं वर्षा ऋतु के जो दो महीने होते हैं, सावन और भादो में तेज बौछारें पड़ा करती हैं। क्या होता है, प्रकृति जो है सारी जगह प्रकृति जलमय हो जाती है, मतलब सारी जगह जल ही जल दिखाई देता है और शरद ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, और प्रातःकाल की जो लाली है वो बढ़ जाती है, धूप तेज होने लग जाती है और रंग बिरंगे, धूप अधिक तेज हो जाती है, रंग बिरंगे जो है फूल खिलने लग जाते हैं। जब फूल खिलते हैं तो उनके ऊपर भंवरे आकर के मडराने लगते हैं। तो चारों तरफ मतलब चारों दिशाओं में, चारों तरफ मतलब चारों दिशाओं में दूर दूर तक देखा, मतलब तितलियों का मडराना, तितलियों का मडराना और फूलों का खिलना चारों दिशाओं तक, दूर दूर तक हम लोग उसे देख सकते हैं। चारों दिशाओं तक मतलब देखा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट लिखा है सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो कवि ने मतलब इस पद्यांश में मतलब ये जो काव्यांश है एक मतलब बिंब प्रधान रचना है। काव्यांश, ये वाला काव्यांश जो है बिंब प्रधान रचना है। कवि ने शरद ऋतु के आगमन का बड़ी ही सूक्ष्मता से इसका वर्णन किया है। मतलब जो उन्होंने सूक्ष्मता से वर्णन किया, सूक्ष्मता से वर्णन का मतलब होता है बहुत ही उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखा है कि वर्षा ऋतु की बौछारों के बाद और भादों के जाने के बाद, भादो गया, वर्षा ऋतु की तेज बौछारें और भादों के जाने के बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है।
और शरद ऋतु के द्वारा क्या होता है, शरद आता है, शरद ऋतु आती है तो पुलों को पार करना, बच्चे क्या करते हैं, पुलों को पार करना, तेज साइकिल चलाना, जोर जोर से घंटी बजाना, लिखा है चमकीले साइकिल तेज करते हुए, घंटी बजाते हुए। तो पुलों को पार करते हुए, साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, और मतलब इसमें जो गतिशीलता का जो है चित्रण किया गया है कि कैसे गतिशीलता, जब पुलों को पार कर रहे हैं तो गतिशील हैं, साइकिल तेज चला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो इसमें ही गतिशीलता का सुंदर चित्रण किया गया है। और आकाश को मुलायम बनाने, ठीक है, आकाश को मुलायम बनाती हुई, तो आकाश को मुलायम बनाने से स्पर्श बिंब की, आकाश को मुलायम बनाती हुई लिखा है ना, तो आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब का सजीव चित्रण बन पड़ा है। सजीव चित्रण, मुलायम मतलब सजीव, मतलब जो जीवित, मतलब सामने जो दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं सजीव और निर्जीव, आप समझते होंगे। तो आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब का सजीव चित्रण बन पड़ा है। देखिए नेक्स्ट होता है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों के क्या संबंध बन जाते हैं, कपास से बच्चों की क्या संबंध बनते हैं। कपास क्या होती है, कपास होती है रुई, जिसको हम लोग रुई कहते हैं ना हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है कपास। तो बच्चों की कोमलता जो है कपास के प्रतीक के द्वारा प्रकट की गई है। मतलब जिस प्रकार से कपास जो होती है इतनी मुलायम होती है, कपास जितनी मुलायम होती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों का जो मन होता है वो भी वैसा ही कोमल होता है, कपास के समान। तो जिस प्रकार से कपास जो होती है मतलब बहुत सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, उसी प्रकार से बच्चों के जो मन होते हैं बहुत ही स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं और नरम होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है ना, और उनमें कोई छल कपट नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत, शिशु का जब जन्म होता है तो सबसे पहले जो घुट्टी दी जाती है कपास के द्वारा ही दी जाती है। रुई होती है, रुई के द्वारा दी जाती है। रुई में दूध को डिबो लिया जाता है, दूध को डिबो देते हैं और रुई के द्वारा ही उसके मुंह में दूध डाला जाता है। तो कपास जो होती है रुई के द्वारा ही सबसे पहले जो घुट्टी दी जाती है वो रुई के द्वारा ही दी जाती है। सबसे अच्छा संबंध तो वही है। इसलिए कवि ने क्या कहा है, कपास की नाजुकता के कारण, कपास की मतलब कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है, मतलब कपास की नाजुकता के कारण ही बच्चों का संबंध बताया गया है। मतलब कपास की नाजुकता के कारण से ही बच्चे का इसका संबंध जोड़ा गया है। तो कैसे, देखिए बच्चों की कोमलता को, मतलब उन्होंने बच्चों की कोमलता को कपास के द्वारा प्रकट किया है। कपास कैसे होती है, कपास जो होती है बहुत ही सॉफ्ट और नरम होती है, तो बच्चों का जो मन होता है वही साफ, मतलब बहुत साफ होता है, कोमल होता है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, बिल्कुल उसका मन कैसा होता है, बिल्कुल निर्मल, मतलब उसका मन जो होता है बिल्कुल निर्मल होता है। तो इस संबंध के द्वारा हम कह सकते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म में भी जो घुट्टी दी जाती है बच्चे को कपास के द्वारा ही दी जाती है। कपास लेके मतलब रुई लेकर के उसको दूध में डुबो करके उसके मुंह में दूध डाला जाता है, तो घुट्टी भी उसको उसी के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से मतलब बच्चे की नाजुकता के कारण कवि ने जैसा कहा है, तो कपास की जैसे नाजुकता होती है, कपास कितनी सॉफ्ट होती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे की नाजुकता के कारण ही, और कपास भी इतनी नाजुक है इसलिए उसका संबंध आपस में जोड़ दिया गया है, इसलिए उनका संबंध आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पतंगों के साथ साथ लिखा है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कैसा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। बच्चों की पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, जितनी दूर पतंग जाती है तो बच्चों का मन जो है उतनी ही उमंगे भरने लग जाता है, भरता है ना, और ऊपर जाने की सोचता है। तो लिखा है बच्चे जो होते हैं पतंग उड़ाते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे जो है पतंग उड़ाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपनी छत पर डोर के सहारे, मतलब बच्चे
पतंग उड़ाने में इतने मस्त हो जाते हैं, जब छत पर वे अपनी पतंग उड़ाते हैं तो वे डोर के सहारे अपना वे संतुलन बनाए रखते हैं, डोर के सहारे अपना संतुलन बनाए रखते हैं। जिस प्रकार से पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को उड़कर छूना चाहती है। पतंग जो है आसमान को क्रॉस करके, आसमान की हद जो होती है, आसमान जहाँ तक होता है उसकी लिमिट होती है, उसको छोड़ करके ऊपर उठ जाना चाहती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों का मन कैसा होता है? बच्चों का मन भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है। पतंग के साथ उनकी ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उनके वो पार जाना चाहता है। पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान होती है। मतलब जो पतंग उड़ती है तो उनके रंग बिरंगे सपने के समान होती है, जिसमें वे चंचल मन जो होते हैं, बच्चों का जो मन होता है चंचल, उसमें वे खो जाना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात यहाँ पर कही है। बच्चों के उड़ने की बात कही है, मतलब जिस प्रकार से पतंग जो है जितनी ऊंचाइयों को छूती जाती है, मतलब अपनी सीमा को क्रॉस करके वो ऊंची बुलंदियों को छूना जाती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों का जो बालमन है वो भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है। और वे जब पतंग उड़ाते हैं तो वे इतने मस्त हो जाते हैं, वे बच्चे जो होते हैं इतने मस्त हो जाते हैं, और वे अपने डोर के सहारे ही, पतंग की जो डोर होती है, पतंग की डोर के सहारे ही वे अपना संतुलन बनाए रखते हैं। और उनकी जो वो पतंग होती है तो वो आकाश की ऊंचाइयों को, मतलब आकाश की ऊंचाइयों की जो हद होती है उनको भी उससे भी ऊपर जाना चाहती है। उसी प्रकार से बच्चों का बाल मन भी उतनी ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। पतंग की जो उड़ान होती है उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान होती है, जिससे वे चंचल मन में चंचल जो उनका मन होता है उसी में खो जाना चाहता है। इसीलिए कवि ने पतंग के साथ साथ में बच्चों के उड़ने की बात कही है। जैसे जैसे पतंग उड़ती है वैसे वैसे बच्चों का बाल मन भी ऊपर की, मतलब ऊंचाइयों को छूना चाहता है। देखिए आगे देखिएगा, लिखा है पंक्तियों को पढ़ करके प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। कैसे? छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इनका जो कविताएं, मतलब ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं, तो इनका भाव ये है कि छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चे जिन छतों पर उड़ करके पतंग उड़ाते हैं वे होती हैं, कैसी होती हैं? वे होती हैं कठोर, परंतु बच्चे उनमें इस तरह घूमते हैं कि जैसे छत कठोर ना हो करके नरम हो। कठोर छत भी उन्हें रोक पाने में सफल नहीं होती है। पतंगबाजी करते हुए वे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, और इसी होड़ में जोर जोर से वे किलकारियाँ मारते हैं। जो उनकी किलकारियों की जो आवाज़ होती है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृदंग बज रहा हो, ऐसी प्रतीत होती है। और बच्चों की जो किलकारियाँ होती हैं, खुशी के मारे जो उनकी किलकारियाँ निकलती हैं, तो वो मतलब एक मृदंग का आवाज़ देती है, मतलब एक बाजा जैसे मृदंग होता है बजना, वैसा आवाज़ प्रतीत होता है। तो देखिए, छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चे कहते हैं जिन छतों पर उड़ करके पतंग उड़ाते हैं वे कैसी होती हैं? वे कठोर होती हैं, लेकिन बच्चे उन पर भी इस तरह घूमते हैं जैसे वे कठोर ना हो करके बहुत ही नरम हो। कठोर जो छत होती है उन्हें रोक पाने में सफल नहीं होती है। और पतंगबाजी करते हुए वे बच्चे एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, और इसी जब पतंग होड़ लगाते हैं कि तुम्हारी पतंग ऊपर जाएगी कि मेरी, तो पतंगबाजी में जब वो होड़ लगाते हैं तो होड़ लगाने से क्या होता है कि वे जोर जोर से किलकारियाँ मारते हैं, बोलते हैं, और उनकी जो किलकारियों की जो आवाज़ होती है इस प्रकार से प्रतीत होती है कि जैसे मानो कि कोई मृदंग बज रहा हो। जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई मृदंग बज रहा हो। ठीक है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया। मतलब इन पंक्तियों का भाव ये है कि अगर वे कभी गिरते हैं पतंगबाजी करते हुए, मतलब पतंगबाजी करते हुए बच्चे जो होते हैं इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का कोई भी ध्यान भी नहीं देता, और वे गिर पड़ते हैं
छतों से गिर पड़ते हैं, लेकिन इस पर भी नहीं रुकते हैं। वो क्या करते हैं, और भी निडर हो जाते हैं और पतंगबाजी करते हैं। कहने का भाव ये है कि बच्चे जो हैं अंधेरे के बाद में उजाले का मतलब बच्चे जो ये संदेश देते हैं, उनके कहने का भाव ये है कि अंधेरे के बाद में उजाले के आने का वो संदेश देते हैं, या अंधेरे के बाद में उजाला आना जो होता है अवश्य होता है। अंधेरे के बाद में उजाला अवश्य आता है, या लिखेंगे अंधेरे के बाद उजाला अवश्यम भावी है। इसलिए हमें अपना आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ओके।